हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है डिटरमिनेंट की क्लास है, बहुत खास क्लास है। आज डिटरमिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। डिटरमिनेंट का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको डिटरमिनेंट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहें, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी देरी के। आपकी जो नोटिफिकेशन की बेल है वो टिंग बजती रहे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम करते हैं डिटरमिनेंट स्टार्ट। अब डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट के बारे में हम डिटरमिनेंट निकालना तो हम कई बार सीख लेते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट हमें पता ही नहीं होता कि डिटरमिनेंट है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहता है कि डिटरमिनेंट है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब यहाँ से क्लियरली आपको एक चीज कंप्लीटली शो हो जानी चाहिए, आपको याद रखनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो आप डिटरमिनेंट फाइंड ही नहीं कर सकते। अगर आपको किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को दे दिया, मतलब जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो, और आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट, तो खुला मतलब बिल्कुल बिना किसी चिंता के आंसर लिखो, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि डिटरमिनेंट तभी निकलेगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एक चीज, अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है एक ए, उसका ऑर्डर है एन। ऑर्डर एन मतलब या तो 2 by 2 या 3 by 3 या 1 by 1 का देते नहीं है वैसे, लेकिन हो सकता है। ठीक है, वी कैन एसोसिएट ए यूनिक रियल नंबर। यहाँ पर हम वैसे रियल नंबर ले रहे हैं, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में भी है नहीं, इसलिए आपको यहाँ रियल नंबर दिया हुआ है बुक में। कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिनोटेड बाय दिस। मतलब या तो आप ऐसे लिखो डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर आप लिखो डिटरमिनेंट, जैसे मॉड का साइन होता है ना, इस तरीके से साइन लगाना है। लेकिन ये मॉड नहीं है। मॉड नहीं है मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव ही रहेगी, पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव ही रहेगी। आपको ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है सर तो भाई आंसर को पॉजिटिव करना है। ये डिटरमिनेंट का साइन है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये मॉड है, मॉड है तो फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव क्यों हो गई। तो उन्हें समझाना पड़ता है भैया डिटरमिनेंट है, ये मॉड नहीं है। साइन दोनों के एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब आते हैं कि डिटरमिनेंट आपको निकालना कैसे है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई कि डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटरमिनेंट भूल जाओ, नहीं निकलेगा। और डिटरमिनेंट क्या होता है कि भाई उस मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो हमारे पास एक नंबर आता है जो उस मैट्रिक्स से रिलेट करता है, उसको हम बोलते हैं उसका डिटरमिनेंट। डिनोट कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं या फिर हम ऐसे करते हैं। अब जो 1 by 1 मैट्रिक्स है, 1 by 1 मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। अब भाई जब एक ही एलिमेंट है, जैसे मान लो ये 7 है, ठीक है, इसका मैं डिटरमिनेंट निकालने जाऊँ, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, 7 ही तो है, बस 7 डिटरमिनेंट हो गया, आंसर हो गया, खत्म कहानी। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, कहीं आपको देंगे भी। ठीक है, अब आते हैं हम 2 by 2 पे कि 2 by 2 का डिटरमिनेंट आपको कैसे निकालना है जी। एक मैट्रिक्स आ गया आपके पास 1 2 3 4। इसका डिटरमिनेंट निकालने का मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4। जब आपने ये साइन लगा दिए, ये डंडे लगा दिए, तो डिटरमिनेंट है। जब आपने ये ब्रैकेट लगा दी तो ये मैट्रिक्स है। तो हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो हमने ऐसे लगा दिया, या आप सिंपली सीधा भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे 4। हाँ, मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1 into 4, फिर माइनस का साइन जाएगा बीच में, और 3 into 2 6। पहले ऐसे फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐसे फिर ऐसे, और बीच में माइनस का साइन जरूर लगाना है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ऑलरेडी माइनस में हो, जैसे मान लो ये तो सॉल्व हो गया हमारा, अगर मान लो हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है ऐसे कि 2 3 -2 +5, इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो हम कैसे करेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई 6, फिर माइनस का साइन, क्या आ जाएगा -10। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, तो 6 + 10 आंसर आ जाएगा 16। तो इसका मतलब जो बाद वाली वैल्यू आती है मल्टीप्लाई होने के बाद, अगर वो माइनस में आ रही है तो आप डायरेक्टली प्लस लिख सकते हो। -10 आ रही है तो मैं इसको डायरेक्टली +10 लिख सकता था, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अभी ऐसे लिखा है। धीरे धीरे आप खुद कहोगे सर क्यों लिख रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, सीधा +10 लिख दो, आंसर आ जाएगा 16। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे आ रहा है। तो पहले आइए 2 by 2 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे 3 by 3 मैट्रिक्स पर। ठीक है, 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, पहले 2 by 2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई इसका डिटरमिनेंट 3 के बराबर है, तो आपको इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है। अब इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर्स,
वैल्यू आपको इंटीजर्स में निकालनी है। इंटीजर्स मतलब पूरी पूरी वैल्यू होनी चाहिए एक्स की, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस टू इंटू में 2x, फिर बीच में माइनस का साइन, 3x इंटू में -3 इक्वल्स टू 3। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे जो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये -4x आ गया, ये आ गया +9x, और जो 3 है उसको इधर ही ले आएंगे, तो ये बन गया 2x स्क्वायर, 9 -4 +5 आ गया, और यह -3 आ गया। तो ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करनी है आपको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो अच्छे से आती होगी कि मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाए और सॉल्व करने पर 5 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर बनेंगे, एक बनेगा 6 और एक बनेगा 1। तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। पहले दोनों में से कॉमन निकाल देंगे 2x, फिर आ जाएगा x+3, यहाँ से -1 कॉमन, इधर आ गया x+3। तो भाई यहाँ पर एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, दोनों राम और श्याम, सीता गीता, आप कुछ भी कह सकते हो, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं ये। तो x+3 एक फैक्टर हो गया आपके पास, और दूसरा फैक्टर आ गया 2x-1। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे आएगी -3, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे आएगी +2। तो आपको ये नहीं देखना कि वैल्यू प्लस वाली लेनी है, आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ इंटीग्रल वैल्यू पूछा है तो इंटीजर्स में आंसर देना है, तो इंटीजर आपका ये है, तो आंसर बनेगा आपका x इक्वल्स टू -3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है कि ये डिटर्मिनेंट इसके बराबर है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। क्यों कंफ्यूजिंग सा है? आपने ऐसे क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी किए। मैट्रिक्स में क्या होता था, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती थी, सीधा उठा के हम लिख देते y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4। लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इसको और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके आपके पास क्या आएगी वैल्यू, ये देखते हैं। मैट्रिक्स होती तो ये ठीक होता, यहाँ पर आएगा 3 -xy, यहाँ पर आएगा 3 -6 और -8, 4 2 जा 8। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 8। अब यहाँ पर आपको और कुछ और कोई इक्वेशन दे ही नहीं है, और कोई इक्वेशन दी ही नहीं है, बस एक ही इक्वेशन से आपको एक्स की और वाई की वैल्यू बतानी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, एक्स और वाई दोनों का सम जो है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 आ रहा है। तो अब ये वैल्यू कैसे कैसे आ सकती है? देखो 8 के फैक्टर आप करोगे तो 1 इंटू 8 होगा, यानी एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, और वाई की वैल्यू +8 हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 8 हो जाए, वाई की वैल्यू 1 हो जाए। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 2 हो और वाई की वैल्यू 4 आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है भाई एक्स की वैल्यू 4 हो और वाई की वैल्यू 2 आ जाए। तो ये कंडीशन हो सकती है। तो आप कहोगे सर माइनस में क्यों नहीं हो सकती? अगर हम लिख देते हैं एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -8, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो +8 ही आएगा। लेकिन भैया क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर ये नहीं होते, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये सारे जो नंबर हमने लिखे हैं ये सभी नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे आंसर बन सकते हैं। इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर दूसरी इक्वेशन नहीं है तो कैसे सॉल्व करें इसे। एक ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि एमएल अग्रवाल की जो एक्सरसाइज है सर ये वाला क्वेश्चन करा देना कंसेप्ट वीडियो में। तो और मैं साथ में आपको ये भी कहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और ये अगली जो वीडियो आएगी वो एमएल भार्गव की एक्सरसाइज की आएगी, आप अगर एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, उसकी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी अवेलेबल है। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है या कोई एग्जाम्पल ऐसा लगता है जो आप चाहते हैं कि कंसेप्ट वीडियो में मैं उसको इंक्लूड करूँ, तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मेरे पास वो पहुंच जाए और मैं उस क्वेश्चन को इंक्लूड करूँ। तो अब यहाँ पर कहता है कि भाई ये आपको प्रूव करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो पहले तो 2a चाहिए, तो 2a करेंगे हम, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फिर पहले 2a करा हमने, 2 4 8 और 4, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, आ गया -24। राइट हैंड साइड में कहता है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, कितना आएगा 2, -4 2 जा 8, -6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये भी आ गया -24, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो ये प्रूव हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अब आते हैं हम 3/3 पर। तो 2/2 का डिटरमिनेंट निकालना बहुत ही आसान था, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 3/3। 3/3 में अब 2/2 के मुकाबले नेचुरल थोड़ा सा काम बढ़ेगा। क्या काम बढ़ेगा उसको समझते हैं। तो अब कहते हैं कि आप इसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैं अभी पहली रो को यूज कर, डिटरमिनेंट आप इसका किसी भी रो से निकाल सकते हो, किसी भी कॉलम से निकाल सकते हो। अब हमें कब कौन सी रो चूज करनी चाहिए, कौन सा कॉलम चूज करना चाहिए, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ पहली रो से। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेंड विद। आप भी एग्जाम में ऐसे मेंशन कर दोगे तो आपको एग्जामिनर को आसानी रहेगी आपका एग्जाम चेक करने में कि आप कहाँ से एक्सपेंड कर रहे हो। अब पहली रो से जब हम एक्सपेंड करेंगे, यानी ये जो 3 एलिमेंट है ये आपको लेने हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, पहले हम लिखते हैं 3। अब जो एलिमेंट आप लेते हो उस एलिमेंट को छोड़कर बाकी, उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़कर बाकी जो बचता है वो लिख देंगे। अब 3 कहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर आ रहा है और 3 यहाँ पर आ रहा है। पहली रो में आ रहा था, पहले कॉलम में आ रहा था, उसको छोड़ दो। उसकी जगह क्या बचा, 0 0 11 -2, ये यहाँ पर लिख, पहला स्टेप। ठीक है, उसके बाद ये हटा देते हैं लाइन। उसके बाद आपको ये वाला एलिमेंट लेना है। जब आप ये वाला एलिमेंट लोगे तो इसका साइन आपको चेंज करके लिखना है। इसका साइन आपको चेंज करके लिखना है, और क्यों चेंज करके लिखना है वो भी बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन यहाँ +7 है तो माइनस लिखो, यहाँ -7 होता तो प्लस लिख देते। ये नहीं कि भाई माइनस ही लिखना है, साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और 7 किस में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है। तो हमने 7 को छोड़ा, यहाँ पर क्या है, -5 0 0 और -2, ये लिख दिया। अब आगे अगले स्टेप पे चलते हैं, दोनों को हटा देते हैं। अगली टर्म है 13। अब 13 में हमने इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, तो आया -5 0, तो यहाँ आ गया 0 11। तो इस तरीके से आपको लिखना है पहला स्टेप। अब पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है। बाकियों में हमने क्यों साइन चेंज नहीं करा, यहीं पर ही क्यों साइन चेंज करा, इससे हमारी क्या दुश्मनी है क्या कुछ, इसका साइन हमने चेंज कर दिया, बाकियों का क्यों नहीं करा हमने। देखिए इसके पीछे लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है उसको समझ। जब हम 3 लेते हैं तो 3 में हम क्या करते हैं, इस रो को छोड़ देते हैं, हम इस रो को छोड़ देते हैं, इस कॉलम को छोड़ देते हैं। तो जिस कॉलम को हमने छोड़ा उसके बाद से हमने लिखना स्टार्ट किया। इसके बाद मतलब ये पहला कॉलम छोड़ा, कॉलम 2 से हमने लिखना स्टार्ट किया, 0 11 और 0 -2। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जब हमने 7 को छोड़ा था, जब हमने 7 को छोड़ा था तो 7 कॉलम 2 का हमने छोड़ा, तो हमें कॉलम 3 से लिखना चाहिए था, लेकिन हमने लिखा नहीं। हमने चीटिंग कर दी। हमने क्या करा, हमने पहले ये लिख दिया, हमने लिख दिया -5 0 और यहाँ लिख दिया 0 -2। हमने मतलब उल्टा कर दिया, जो पहले लिखना था उसको बाद में लिख दिया, जो बाद में लिखना था वो हमने पहले लिख दिया। इसी वजह से साइन में फर्क आ गया। अब ऐसा करें क्यों, हम ऐसा क्यों हम ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई पहले इसी को लिख लेते हैं, बाद में हम इसको लिख देते हैं। अगर आप ऐसा लिखोगे तो साइन आपका प्लस ही रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 0 -2 पहले, -5 0 बाद में, और यहाँ पर मैं साइन प्लस का ही लगाऊंगा, +7 आएगा यहाँ पर, फिर माइनस नहीं आएगा। लेकिन हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में आसानी रहे, क्योंकि ये स्टेप आप बार बार तो लिखने वाले नहीं हो। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेप स्किप करेंगे और डायरेक्टली आप डायरेक्टली वो निकालोगे डिटर्मिनेंट। अब डिटरमिनेंट जब हम डायरेक्टली निकालते हैं तो आपको नेचुरल प्रोसेस ये होता है कि पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐसे करोगे, पहले ऐसे करोगे फिर ऐसे करोगे। लेकिन अगर आप इसको प्लस साइन के साथ ऐसे लेके चलोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन उल्टा करना पड़ेगा। आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम ये साइन को चेंज करके लिखते हैं। अब ऐसी चीज क्या एक ही जगह होती है, और जगह नहीं होती है, और जगह भी होगी। अगर आप इसको अगर आप इसको कॉलम, जैसे पहली रो से करेंगे तो ये वाला एलिमेंट होगा, दूसरी रो से करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा और इसका साइन चेंज होगा, तीसरे से करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा। मतलब ये 4 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका साइन हमें चेंज करके लिखना हो। ठीक है, ये बात आगे क्लियर होगी, समझ में आ गई क्यों हमने साइन चेंज करा। अब इसको सॉल्व करो। 3, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से भी आ गया 0 0 0, तो भैया 0 ही बचेगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू -2 आ जाएगा +10, यहाँ से आ जाएगा 0। इधर से करते हैं -15 और -0, तो -70 इधर से बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा। -70 और 13 पंजे 65, 65 और 6 71, माइनस माइनस प्लस,
7 8 और 7, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट इसका -785। ये इसका डिटरमिनेंट आ रहा है -785। ठीक है, इस तरीके से आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अगर इसको अब आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से निकालते तो सभी जगह से आंसर हमारा सेम ही आता। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें कैसे पता लगाना चाहिए कि हमें इसको रो 1 से ही करें या रो 2 से करें या रो 3 से करें। ऐसा आप तभी डिसाइड करो जब उसमें जीरोस दे रखे हों। डिटर्मिनेंट में अगर जीरोस दे रखे हों तो आप डिसाइड करो कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ से करना चाहिए। अगर जीरोस नहीं दे रखे हैं फिर तो आप रो 1 से करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जीरोस दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर दे रखे हैं, आप देखो कौन सी ऐसी रो है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। अगर किसी रो में एक जीरो है या दो जीरो है तो आप दो जीरो वाले से स्टार्ट करो। तो हमारे पास देखो यहाँ पर इस रो में दो जीरो है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड विद रो 2। अब रो 2 से एक्सपेंड करेंगे तो पहले ये वाली टर्म लिखेंगे। अब इसमें क्या बताया था, इसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये -5 की जगह आएगा +5। क्या बचेगा अंदर, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 7 7 13 11 -2। अब इसको आप सॉल्व करो। अब इसको आगे सॉल्व हमें क्यों नहीं करना, इसी रो को हमने क्यों चूज किया, क्योंकि भाई यहाँ पर तो जीरो जीरो है। अगर मैं यहाँ आगे जीरो लिख भी देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी लिखते रहो, क्या फर्क पड़ना है, जीरो ही आना है, फिर जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम जीरो वाले उसको चूज करते हैं, रो को या कॉलम को, ताकि हमारे स्टेप एक या दो बच जाए। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 14, 11 को इससे करेंगे 33, 13 13 और एक 14, 4 3 7, 4 और एक 5 और एक 5 से मल्टीप्लाई, 5 7 35, 25 3 28 और 5 और 2 7। -785 यहाँ पर भी है, -785 यहाँ पर भी है, कहीं और से भी निकालोगे -785 ही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, सारे क्वेश्चन का आंसर -785 नहीं आएगा, इसी का आंसर -785 आएगा। किसी भी रो से निकालो, किसी भी कॉलम से निकालो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप ये वाला स्टेप स्किप करना सीखो, कि आपको कैसे स्किप करके सीधा ये लिखना, क्योंकि इसको लिखने में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं होगा पेपर को सॉल्व करने का। तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, एक बार हम दोबारा इसको फिर समझते हैं। आंसर हमें पता है कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, हम इसका डिटरमिनेंट एक बार फिर से निकालते हैं। इस बार हम कोई और रो या कोई और कॉलम लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं कॉलम 1। ठीक है, इससे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड विद कॉलम 1। अब देखिए कैसे करना चाहिए आपको। अब धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आपको आएगा कि कैसे करना है। एक दो क्वेश्चन आप वैसे ही करना जैसे मैंने पिछला मेथड बताया, फिर उसके बाद करना। पहला एलिमेंट ये लेंगे 3, ये लिखो। अब आप चाहे अपने हाथ से करो, पेन से करो, दिमाग में रखो, कैसे भी करो, आपको क्या करना है, 3 वाली रो को, 3 वाले कॉलम को छोड़ देना है। बाकी जो आपके पास ये बचा है, इसको आपको सॉल्व करना है। ऐसे मल्टीप्लाई पहले ऐसे करना है, जीरो, फिर यहाँ से भी आएगा जीरो, तो दोनों से जीरो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला एलिमेंट लेंगे। अब यहाँ पर इसका साइन चेंज करेंगे, +5। अब ये जिस रो में आ रहा है और ये जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे। ये इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, आपको निशान नहीं लगाने, ठीक है, रफ में लगा सकते हो। इसको छोड़ देंगे। अब आप ये आपके पास बचा है, इसको सॉल्व करना है पहले ऐसे, -14 -13 को इससे मल्टीप्लाई, 143। ठीक है, पहले ये -14, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद अगला एलिमेंट है जीरो। वैसे तो इसके आंसर जीरो ही आएगा आगे का, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कैसे आपको छोड़ना है। जीरो मतलब ये वाला रो कॉलम था और ये वाली रो थी, इसको छोड़ना है। ठीक है, इसको छोड़ना है। अब मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 7 इंटू जीरो और 13 इंटू जीरो, तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये वैसे भी जीरो आ गया। ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, तो बस यही सॉल्व होना है। यही हमारे पास पहले आ रहा था, मल्टीप्लाई, आंसर आ गया -785। तो मैंने आपको 2 दिन तरीके बता दिए कि किस तरह से आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। और डिटरमिनेंट आप प्रैक्टिस करो इस तरीके से कि आप डायरेक्टली जो बीच में हमने जो लिखा था पिछले स्टेप में, वो आपको ना लिखना पड़े। लेकिन एक दो क्वेश्चन आप वैसे ही करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो जो एक्सरसाइज की आएगी उससे पहले पहले 2 4 क्वेश्चन निकाल कर प्रैक्टिस करना कि डिटरमिनेंट आप कैसे निकालो, क्योंकि उस वीडियो में मैं फिर ऐसे ही डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालूंगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, माइनर एंड कोफैक्टर। अब कोई भी जो डिटरमिनेंट होता है उसका
आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो माइनर या फिर कोफैक्टर। ये माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं? डेफिनेशन वाइज अगर बात करूं तो कहता है कि माइनर इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। यानी एन जो डिटरमिनेंट जिसका हम निकालते हैं उसका ऑर्डर एन यहाँ पर दिया हुआ है, एन की वैल्यू कह रहा है कि 2 या उससे बड़ी होनी चाहिए। मतलब 1/1 का डिटरमिनेंट का आप माइनर नहीं निकाल सकते, कम से कम ऑर्डर 2 होना चाहिए, पहली बात। अब क्या है इसका माइनर है क्या? देन द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1 obtained from the determinant after deleting its row and jth column is called the minor of the element aij, and it is usually denoted by mij। समझ में आई बात कुछ? तो ऊपर से निकल गई। अभी क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आए। देखो एक 2/2 का निकालते हैं पहले हम माइनर। तो मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1, इसका आपको निकालना है माइनर। तो माइनर को कह रहा है कि कोई कैपिटल एम से डिनोट करो, और बेस में आई जे है, जैसे मैट्रिक्स में हम लगाते हैं, तो M11 M12, पहले इन दोनों का निकालते हैं। अब M11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर निकाल। तो ये कह रहा है कि इसका माइनर कैसे निकलेगा? आप जिसका माइनर निकालना चाह रहे हो उसकी रो को और उसके कॉलम को डिलीट कर दो, हटा दो, कंप्लीटली खत्म कर दो। अब हमने इसको खत्म किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को खत्म किया तो 5 आ गया। यहाँ से मत मिटा देना, आगे भी काम करना है, ठीक है? फर्स्ट रो को छोड़ देना, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना, 5। तो ये आ गया आपके पास 5। जब हम 1 2 निकालेंगे तो कह रहा है कि फर्स्ट रो को छोड़ दो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या? 1। तो इसका आंसर आ गया 1। जब हम M21 निकालेंगे तो कह रहा है कि भाई फर्स्ट रो को छोड़ दो और सेकंड रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो आपके पास बचेगा 3। जब हम सेकंड रो सेकंड कॉलम का निकालेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम का बचेगा 2। इस तरह से निकल गए इसके माइनर। अब इस माइनर की तरह ही फिर आपको निकालने हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? एम आई जे इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट। ये जो एम आई जे है ये माइनर होते हैं। ए आई इन द डिटर्मिनेंट देन द नंबर -1 रेज टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब माइनर को मल्टीप्लाई करना है किससे? -1 की पावर आई प्लस जे से। उससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे कोफैक्टर। ये भी बात अभी थोड़ी समझ में नहीं आई होगी। ये कह रहा है कि जो माइनर की वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर आई प्लस जे से। अब आई प्लस जे, मुझे एक बात बताओ, -1 की पावर अगर मैं 2 करूँ तो ये तो +1 हो जाएगा। अगर मैं -1 की पावर 3 कर दूँ, -1 आएगा। -1 की पावर 4 कर दूँ, +1 आएगा। -1 की पावर 5 कर दूँ, -1 आएगा। यानी इसकी पावर, पावर क्या है इसकी? आई और जे। अगर इन दोनों का सम इवन आ गया तो +1 रहेगा, अगर इन दोनों का सम ऑड आ गया तो -1 रहेगा। और इन टू में करना है उसका माइनर साथ, मतलब इस वैल्यू के साथ में माइनर को मल्टीप्लाई कर दे, ये इसका मतलब। अब मैं आपको सीधा बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ कोफैक्टर निकाल। कोफैक्टर को हम डिनोट करेंगे या तो कैपिटल ए से या कैपिटल सी से। तो आपने चारों के कोफैक्टर निकालने हैं, चारों के आपने कोफैक्टर निकालने हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे माइनर निकाले थे ना, वैल्यू इसकी वैसी ही आएगी, वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा? इसके साइन पे पड़ेगा। अब साइन पे कहाँ पर फर्क पड़ेगा? ये चीज जो मैंने आपको समझाई है इसीलिए समझाई है। अब यहाँ पर देखो, जो इसके बेस में आई और जे ये होते हैं ना बेस में, अगर इन दोनों का सम जहां पर भी ऑड आएगा, जैसे 1 + 2 3 आएगा, तो सम ऑड आ रहा है, सम ऑड आने की वजह से इसका जो आंसर है वो साइन चेंज कर देगा अपना माइनस में। अगर ये माइनस में होता तो प्लस होता। ऐसे यहाँ पर 2 और 1 इन दोनों का सम भी ऑड आएगा, इसका भी साइन आप कर देंगे चेंज, ये हो जाएगा -3। इन दोनों का साइन चेंज नहीं करना क्योंकि इसका सम 4 है, इसका सम 2। तो ये ऐसे निकलते हैं कोफैक्टर। मतलब कोफैक्टर निकालने के लिए एक तरह से आपको माइनर निकालना है। माइनर निकालने के बाद आप देखो कि भाई किस किस का सम ऑड है, उसका साइन चेंज कर दो, बाकियों के साइन को ऐसे ही रहने दो, तो इस तरह निकल जाएगा आपका कोफैक्टर। अब यही कोफैक्टर हम करते हैं एक बार 3/3 में। ये मैट्रिक्स है आपके पास, इसका कोफैक्टर निकाल, ठीक है? पहले माइनर फिर कोफैक्टर। M11, तो M11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो,
हमारे पास क्या बचा 6 5 माइनस 1 7। सॉल्व करेंगे इसे 6 7 जा 42 और ये -5 आ रहा है, बीच में माइनस का साइन होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये आ गया 47। फिर निकालेंगे माइनर 1। अब 1 2 का मतलब है कि आप किसको छोड़ोगे, फर्स्ट रो को छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे। जैसे डिटरमिनेंट में हम कर रहे थे ना, वही काम करना है, बस वो डिटरमिनेंट में जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू थी ना वो लिखते थे, यहाँ पर वो नहीं लिखनी है, उसको हटा देते। तो 4 5 4 7 जा 28 ऐसे लिखेंगे, 4 2 5 7 को सॉल्व कर देंगे, 4 7 जा 28, 5 10 जा 10, ये आ गया आपके पास 18। फिर M13 निकालेंगे। M13 के लिए आप थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, -4 4 6 2 -1 आ जाएगा, -4 -12 यानी आ जाएगा -6। तो ये आपके आगे पहली वाली रो के कोफैक्टर, ओ सॉरी माइनर, ठीक है। पहला आ गया आपके पास 47 आ गया। अब उसके बाद फिर आप आगे देखो, अब जैसे मैंने ये निकाले हैं, अभी मैंने ये क्या करा है, ये वाली वैल्यू लिख लिख कर निकाले हैं। अब आगे हम फिर एक स्टेप और फॉरवर्ड करेंगे, हम इन वैल्यू को लिखे बिना निकालेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, आपको ये स्टेप लिखोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम निकालते हैं M21। M21 का मतलब हो गया सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। हमारे पास बचा -2 इंटू में 7 -14, फिर माइनस का साइन, 11 -1, माइनस माइनस हो गया +1, ये आ गया आपके पास -30। उसके बाद निकालते हैं M2। अब क्या करना है आपको, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, 3 7 जा 21, फिर माइनस का साइन, 2 1 जा 2, ये आ गया आपके पास 9। सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, -3, फिर माइनस का साइन, ये गया -3 और यहाँ से आएगा -4, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, +4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। फिर आ जाओ M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना, -10, फिर माइनस का साइन, 6 1 जा 6, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 5 15, फिर माइनस का साइन, 4 इंटू 1 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 18, फिर माइनस का साइन, 11 -8 आ जाएगा +8, तो ये निकल गया आपके माइनर। अब इसके बाद कहता है कि इसके कोफैक्टर भी बताओ, तो जो वैल्यू माइनर की आनी है कोफैक्टर की वैल्यू तो वही आनी है, बस साइन आपको चेंज कर, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब जो वैल्यू माइनर की निकालनी है, वैल्यू वही रहेंगी, बस साइन चेंज करने हैं। साइन किस किस के चेंज करने हैं, एक तो इसका चेंज करना है 1 + 2, इसका सम 3 आएगा, इसका चेंज करना है, इसका चेंज करना है 2 + 3 5 आएगा, इसका चेंज करना है। यानी जहां जहां पर सम ऑड आ रहा है आई और जे का, उसका साइन चेंज करके लिखना है। ये 47 है तो वही 47 लिखो, ये 18 आ रहा है तो इसको -18 लिखो, वो आ रहा है कितना -16 तो -16 लिखो, यहाँ पर -13 है तो उसको +13 लिखेंगे, ये 19 है 19 लिखेंगे, वहाँ पर 1 है -1 लिखेंगे, ये -16 है, ये वाला 11 है तो -11 लिखेंगे, और वो 26 है तो 26 लिखेंगे। सिर्फ इन चारों के साइन चेंज करके लिखना है माइनर में से बस, बाकी सारी की सारी वैल्यू ऐसे ही है। और आप कहोगे सर को फैक्टर निकालने के लिए क्या माइनर निकालना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे को फैक्टर पूछा है तो आप सीधा को फैक्टर निकालो, बस ये जो चार वैल्यूज आएंगी इनको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज करके लिखना है। कैलकुलेट करके मान लो 10 आया तो -10 लिखना है, अगर -10 आया तो +10 लिखना है। इस तरह से आप माइनर को फैक्टर को लिखना। अब एक प्रॉपर्टी होती है इसकी माइनर को फैक्टर की, कहता था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट।
अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर डिटर्मिनेंट के बराबर ही आता है। जैसे हमने अभी पीछे किया, हमने ये हमारे पास डिटर्मिनेंट था, हमने पहली रो के एलिमेंट लिए, मान लो 3 -2 और 1, ठीक है। हमने क्या करा, 3 -2 और 1, इनको हम मल्टीप्लाई कर दें इन्हीं के को फैक्टर के साथ। अब इनके को फैक्टर कौन से हैं, ये तीनों इसके को फैक्टर है। 47 -18, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 47 -18 और -16, बीच में लगा दो इनके साइन प्लस। अब इसको सॉल्व करो, 3 7 जा 20, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2 14, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 36 -16, तो 141 + 20, आंसर आया 161। अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट चेक करोगे ना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, 161 ही आएगा। इसका डिटर्मिनेंट 161 आएगा, चेक कर भी लेते हैं साथ साथ। देखो यहाँ से आया 3, इसको और इसको छोड़ेंगे, 7 6 जा 42 +5, फिर यहाँ -2 की जगह साइन चेंज करेंगे, +2, 4 7 जा 28 -10, अगला एलिमेंट लेंगे 1 -4 और -12, तो सॉल्व करो, 47 आएगा, 47 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, 28 में से 10 गया 18, 18 दूनी 36, -16, तो यही तो आ रहा था। देखो इसको सॉल्व करके 141 36 16, इसको सॉल्व करके 161 ही बनेगा ना। अगर आप किसी भी रो से निकालो, जरूरी नहीं कि आपने पहली रो से निकालना, आप किसी भी रो से निकालो, किसी रो के एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट के बराबर ही आएगा। एक प्रॉपर्टी तो ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी कहती है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर को फैक्टर इज ऑलवेज, ये तो यही होगी, ये तो सेम ही प्रॉपर्टी होगी भाई। एक प्रॉपर्टी इसमें और होती है, ये सेम आ गई है। तो एक प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर आप किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, अगर हमने एलिमेंट ले लिए मान लो फर्स्ट रो के A11 A12 A13, इनको मल्टीप्लाई कर दिया किसी और दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ, मान लो सेकंड रो के कोफैक्टर ले लिए मैंने, इसका जो आंसर आएगा हमेशा 0 ही आएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। आपने एलिमेंट ले लिए पहली रो के, मान लो 3 -2 और 1, अब इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते, इनसे नहीं करते, इनसे कर देते। चाहे तो आप सेकंड रो ले लो, चाहे थर्ड रो ले लो, कोई सी भी ले लो। 13 19 और -1, 13 19 और -1, 13 3 जा 39, 19 2 जा 38, -1, 39 -39, आंसर आ गया 0। तो इसका आंसर हमेशा ही 0 आएगा। आप किसी भी रो के एलिमेंट को लोगे लेकिन उसको मल्टीप्लाई करोगे किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ। अब यही प्रॉपर्टी कॉलम में भी लगेगी। आप कोई भी कॉलम ले लोगे, उस कॉलम को दूसरे कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर उसका 0 के बराबर ही आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बड़े काम आएंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट और रह जाता है हमारे पास में, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब कहता है कि मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, अगर आपने डिटरमिनेंट निकाला, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, डिटरमिनेंट आपने निकाला, 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिंगुलर। अगर 0 नहीं आया तो बोल देंगे नॉन सिंगुलर। 0 आ गया तो बोलेंगे सिंगुलर, 0 नहीं आया तो बोलेंगे नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आगे जाके समझ में आएगी। अभी सिर्फ इतना समझो कि डिटरमिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर है, डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करो कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो डिटरमिनेंट अब आपको डायरेक्टली निकालना है, ठीक है। 3 इंटू में 8 3 जा 24 -24, अगली टर्म लेंगे -4, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 8 2 जा 16 -4 इंटू 4 16, फिर अगली टर्म आएगी 5, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 6 2 जा 12 -4 3 जा 12,
तो ये देखो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, माइनस लगा दो प्लस लगा दो, 0 में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं आप कमेंट में करोगे सर माइनस आना था, ठीक है, आंसर आ गया 0, 0 आ गया तो ये मैट्रिक्स आ गया आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन जीरो आ जाता तो लिख देते नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे कहता है कि एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स, अब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट जीरो है, सीधी सी बात, डिटरमिनेंट इसका जीरो के बराबर है क्योंकि सिंगुलर है। अब डिटरमिनेंट इसका निकालो, 3 माइनस 2x इंटू 4, माइनस का साइन 2 इंटू एक्स प्लस 1, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यहाँ करेंगे माइनस 2x माइनस 2, तो आ गया माइनस 8x प्लस 10 माइनस 10x, 10 को उधर ले जाएंगे तो 10x की वैल्यू 10 ही आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसकी x की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। आज की इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा है, कोई वैल्यू बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ।